नमस्कार, शाम 6 बजे की 6 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अनुपम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है, जहां पर एक गैर मुस्लिम छात्रा को जबरन हिजाब पहनाने की धमकी देने का मामला अब गर्मा गया है। जहां छात्रा के समर्थन में सभी सियासी दल उतर आए हैं, तो वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। देखिए रिपोर्ट। क्या एएमयू में बोलने की आजादी नहीं है? क्या एएमयू में वैचारिक भिन्नता की आजादी नहीं है? क्या एएमयू के स्टूडेंट्स को सीएए का विरोधी होना जरूरी है? ये सवाल आज इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि सीएए का समर्थन करने पर एक छात्रा को धमकी मिली है। गैर मुस्लिम छात्रा को कॉलेज खुलने पर जबरन हिजाब पहनने की धमकी दी गई है। दरअसल इंजीनियरिंग विभाग से जुड़ी छात्रा ने सोशल मीडिया पर सीएए के समर्थन में एक पोस्ट डाली थी, जिस पर एएमयू के कई छात्र अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। साथ ही उसके एक सहपाठी ने उसे चेतावनी दी है कि अगर एएमयू में पढ़ना है तो वहां के तौर तरीकों से चलना होगा। जब कैंपस खुलेगा तो हम हिजाब पहनना सिखा देंगे। इस मामले में सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी थाना सिविल लाइन पर एक एफआईआर पंजीकृत हुई है। उसमें एक एएमयू की छात्रा ने एक एएमयू के छात्र पर आरोप लगाया है कि उसने उसको धमकी दी है कि जब एएमयू खुलेगा तो उसको ज़बरदस्ती हिजाब पहनाया जाएगा। इसकी विवेचना की जा रही है और उसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एएमयू की छात्रा को जबरन हिजाब पहनाने की धमकी देने का विवाद गहराता जा रहा है। सभी सियासी दलों ने इस मामले को बेहद शर्मनाक बताया, तो मुस्लिम धर्मगुरु इसे एक धर्म विशेष के खिलाफ की गई कार्रवाई से जोड़कर देख रहे हैं। दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी का कहना है कि पिछले दिनों जिस तरह से एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसी का नतीजा है कि समाज में इस कदर मनभेद बढ़ गया है। ना तो कौम के ही हितैषी हैं और ना ही देश के हितैषी हो सकते, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी से समाज में नफ़रत पैदा होती है और नफ़रत पैदा होती है तो आपसी मनमुटाव बढ़ते हैं और कौम भी तरक्की नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं मैं तो यही समझता हूँ कि ये मुसलमानों के भी एक खिलाफ ही बात है। वहीं बीजेपी ने इस घटना को छात्रा के सम्मान से जुड़ा बताया और योगीराज में महिलाओं के सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और अखंड भारत हिंदू सेना भी छात्रा के समर्थन में उतर आई है। उन्होंने इस मामले को लेकर एएमयू के कल्चर पर ही सवाल उठा डाले। देखिए, जो एएमयू में हिजाब के लिए जो ट्विटर पर टिप्पणी की गई है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। हम लोग एसएसपी साहब से मांग करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की टिप्पणी करना, किसी भी विश्वविद्यालय में हिजाब पहनाने की बात करना, ये एक तरीके से संविधान का उल्लंघन है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र के द्वारा हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का काम किया गया है। माँ बहन बेटी को हमारे यहाँ माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, वहीं एएमयू के अंदर बुर्का पहनाने की बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र करता है। अपने देश के अंदर अपनी बहनों के साथ लव जिहाद जैसी घटना को और बुर्का पहनाने वाली बात को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। 21वीं सदी में पहनावे को लेकर इस कदर टिप्पणी करना वाकई में बेहद शर्मनाक है। जब लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, तो फिर जबरन हिजाब पहनाने की धमकी देना आखिर कहां तक जायज है? टीम न्यूज़ 18। और इस वक्त डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम आपको सीधे ले चलते हैं। क्या स्वरूप होगा, ये विश्वविद्यालय स्तर पे निर्णय लेके वो परीक्षाओं को संपादित करा सकते हैं। हमारा सत्र नियमित रहे, सत्र अनियमित ना होने पाए, इसके लिए ये तमाम प्रावधान किए गए हैं। वार्षिक परीक्षा में अवसर होगा, जब हमारी वार्षिक परीक्षा होगी तो उसके साथ हम अन्य परीक्षा भी करा सकते हैं कि जो विद्यार्थी अपने प्रमोशन किए जाने वाले अंक से अगर किसी कारण से संतुष्ट नहीं होंगे तो उन्हें पुनर्परीक्षा देने का अधिकार होगा। यानी जो सत्र 2019-20 में परीक्षा देने के लिए अहर थे और उनको प्रमोशन दिया गया है, अगर वो प्रतिशत के आधार पे या यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार जो दिए गए प्रावधान से संतुष्ट नहीं होंगे तो उनके पास में एक ऑप्शन होगा कि वो दोबारा से परीक्षा को दे सकते हैं। तो ये कुल मिला के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये किया गया था, इसमें हमने आज इसलिए घोषणा करना चाहा कि ये जो हमारे नियम हैं ये
लागू होंगे, लेकिन मैनेजमेंट के संबंध में और इंजीनियरिंग के संबंध में जो हमारा प्राविधिक शिक्षा विभाग है वो निर्णय लेगा, वो मान्य होगा। ये हमारा उच्च शिक्षा विभाग के बारे में था। माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी हमने हमारा सत्र नियमित चले, इसके लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम को 30% कम करने का हमने निर्णय लिया है। हमारा सत्र नियमित हो, बच्चों के पठन पाठन की प्रक्रिया सरल बने, इसको देखते हुए, कोरोना की महामारी को देखते हुए हमने पाठ्यक्रम में 30% की कमी कर जो बचे हुए 70% पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभाजित किया है। इनमें कक्षाएं संचालित की जाएंगी। पहले भाग में वो होगा जिसमें कक्षावार, विषयवार, अध्यायवार वीडियो बनाकर ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा एवं स्वयं प्रभा चैनल एवं दूरदर्शन यूपी पर ये प्रसारित किए जाएंगे। दूसरे भाग में पाठ्यक्रम का वो भाग होगा जो छात्र द्वारा स्व अध्ययन किया जा सकता है जिसका, और तीसरा भाग में पाठ्यक्रम का वो भाग होगा जो प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से छात्रों द्वारा किया जा सकता है। आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 10 महीने पहले ही हम लोग अपना जो शैक्षिक पांचांग है उसको जारी कर देते हैं। परीक्षा कब शुरू होनी, परीक्षा कब समाप्त होगी, रिजल्ट कब निकलेगा, इस प्रकार करते थे। लेकिन अभी कोरोना का जो संक्रमण है उसके कारण इस प्रकार के निर्णय लेने पड़े हैं और हम जल्दी ही विषय विशेषज्ञों के द्वारा कक्षावार, विषयवार, अध्यायवार बनाए गए शैक्षिक पंचांग के अनुसार शैक्षिक कैलेंडर एवं पाठ्य सामग्री क्रियाकलाप का माहवार वार्षिक एकेडमिक कैलेंडर हम निर्मित करेंगे और शैक्षिक पंचांग के अनुसार विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम को पढ़ाने, मूल्यांकन करने, मॉनिटरिंग कराने हेतु जो विद्यालय में जनपद में जो भी प्रक्रिया होगी उसको हम संपादित करेंगे। तो ये कुछ 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। पहली उच्च शिक्षा के बारे में थी, दूसरे हमारे माध्यमिक शिक्षा के बारे में थी। हमारे उच्च शिक्षा के अपर मुख्य सचिव यहाँ पर मौजूद हैं, जो मुझसे छूट गया हो तो मैं या कोई आपका प्रश्न हो तो UNIPTI लाइव ले रही है। तो दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे, जो कि आगे सत्र के बारे में जानकारी दे रहे थे, परीक्षाओं के बारे में जानकारी दे रहे थे कि आगे अब किस तरीके से कोरोना के काल में बदलाव किए गए हैं और चेंजेस किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर नोएडा से। नोएडा एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एसटीएफ ने दाऊद के गुर्गे गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया, जो अब्बू सलीम और खान मुबारक का पैसा प्रॉपर्टी में लगाता था। नोएडा एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। दाऊद का गुर्गा गजेंद्र सिंह गिरफ्तार, अबू सलेम के लिए करता था काम। यूपी पुलिस इन दिनों सिंघम अवतार में नजर आ रही है। जिलों की मोस्ट वांटेड अपराधियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो इसी बीच नोएडा एसटीएफ ने बुधवार रात एक शातिर बदमाश गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। गजेंद्र सिंह को थाना सेक्टर 20 में बैठाया गया है और यहाँ पे उससे पूछताछ की जा रही है। देखा जाए तो थाना सेक्टर 20 में गजेंद्र सिंह कई मामलों में वांछित अपराधी है और उसमें भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही तमाम जो प्रॉपर्टी को लेकर विवाद और बाद वाले मामले हैं जिसमें वो इन्वॉल्व है, उसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के लगातार पुलिस लंबे समय से इसको खोज रही थी। रात में जो है इसको एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह यूपी एसटीएफ की एक बड़ी उपलब्धि है। गजेंद्र सिंह डी कंपनी गैंग का डर दिखाकर व्यापारियों से पैसे हड़प लेता था। 2014 में गजेंद्र ने दिल्ली के बिजनेसमैन से प्रॉपर्टी के नाम पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए हड़प लिए और प्रॉपर्टी भी उसे नहीं दी। जब बिजनेसमैन ने पैसे वापस मांगे तो उसने खान मुबारक के शूटर से सेक्टर 18 में बिजनेसमैन पर फायरिंग करा दी। इस हमले के लिए गजेंद्र ने खान मुबारक को 10 लाख रुपए दिए थे। इस शूटिंग के लिए जिस रास्ते से रुपए दिए गए वो मनी ट्रेल भी पुलिस को मिल गई है। खान मुबारक और अबू सलेम के काले धन को गजेंद्र नोएडा एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदने में भी लगाता था। गजेंद्र सिंह सेक्टर 20 थाने में 2 मुकदमों में वांटेड था। योगी सरकार के ऑपरेशन क्लीन के तहत यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात माफिया अब्बू सलेम के राइट हैंड गजेंद्र सिंह को एसटीएफ ने बीती रात
पकड़ लिया। गजेंद्र की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ उसके सहयोगियों को लेकर भी पूछताछ कर रही है, जिससे डी कंपनी से जुड़े लोगों को सलाखों के पीछे डाला जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से अमित सिंह की रिपोर्ट। सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, लेकिन अगर यह कदम उठाना है तो इसके लिए सबसे पहले सूबे को अपराध मुक्त बनाना जरूरी है। यही वजह है कि पुलिस जगह जगह बदमाशों की धरपकड़ में जुटी हुई है। यूपी में अपराधियों की अब खैर नहीं। पुलिस जगह जगह एनकाउंटर कर अपराधियों को उसके गुनाहों की सजा दे रही है। मेरठ में 50,000 का इनामी बदमाश दीपक उर्फ सिद्धू पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। वो योगेश भदौड़ा गैंग का शार्प शूटर था और जिले के टॉप 10 बदमाशों में शामिल था। इसके ऊपर हत्या, लूट, डकैती समेत करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान एक सब इंस्पेक्टर को भी गोली लगी, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरूरपुर घटना के बाद पुलिस टीम लगी हुई थी। उस सूचना पर पुलिस टीम पहुंची और एक बाइक पर 2 अपराधी थे, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। काउंटर फायर हुआ जिसमें एक को गोली लगी और दूसरा अपराधी जो है वहां से भागा। इसको और हमारे एक सब इंस्पेक्टर को भी इस दौरान गोली लगी। इनको दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया CHC। वहाँ से गंभीर हालत को देखते हुए वहाँ से रिफ़र किया गया, जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक अपराधी की मृत्यु हुई है और जो इसकी पहचान हुई है वो दीपक सिद्धू के नाम पर हुई है, जो कि जिले के टॉप 10 अपराधी में इस वर्ष 2020 में चिन्हित है और इस पे 50,000 रुपये का इनाम पहले से घोषित है। ये HS भी है। इसके साथ साथ काफ़ी समय से पुलिस और वेस्टर्न यूपी बाकी टीमें इसकी तलाश कर रही थी। वहीं गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में मोबाइल लूटकर भाग रहे बदमाश को गोली लगी, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके ऊपर लूट और चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रतापगढ़ में दबंग इस कदर बेखौफ हैं कि पुलिस टीम पर हमले से भी नहीं डर रहे। संग्रामगढ़ थाने के भवदासपुर गांव में 2 पक्षों में मारपीट और पथराव की खबर पर पुलिस पहुंची। दबंगों ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक सिपाही की हालत नाजुक है और इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 11 दबंगों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच की जा रही है। एक के बाद एक हो रहे एनकाउंटर से साफ है कि यूपी पुलिस अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बताएं कि निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या में डेरा डाला हुआ है। 18 जुलाई को एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें भूमि पूजन, शिलान्यास को लेकर बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। राम भक्तों के लिए खुशखबरी। 18 जुलाई को मंदिर को लेकर बड़ा ऐलान। शिलान्यास की तारीख का होगा ऐलान। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके लिए मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र और रामलला परिसर के सुरक्षा सलाहकार के शर्मा ने अयोध्या में डेरा डाल दिया है। गुरुवार को सर्किट हाउस में मंदिर समिति से जुड़े लोगों की एक अनौपचारिक बैठक हुई, जिसमें 18 जुलाई को ट्रस्ट की होने वाली बैठक की रूपरेखा तय की गई। वो हमने अनौपचारिक चर्चाएं की हैं। शेष 18 तारीख को 3 बजे ट्रस्ट की बैठक होगी, वो भी इसी स्थान पर होगी और वहाँ का एजेंडा तैयार हुआ है। मंदिर निर्माण में देरी ना हो, इसके लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बड़ी बैठक 18 जुलाई को होने जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट की इस बैठक में मंदिर के मॉडल और डिजाइन में बदलाव को लेकर भी चर्चा होगी। तो इस बैठक में मंदिर के शिलान्यास की तारीख का ऐलान भी हो सकता है। साथ ही कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता दिया जाएगा। माना जा रहा है कि श्रावण पूर्णिमा पर मंदिर का शिलान्यास हो सकता है। क्या मोदी जी आ सकते हैं सर 3, 4, 5 तारीख को? 18 तारीख को फैसला होगा। मेरी वाक्य को अर्थ समझ लीजिए।
हालांकि अभी पीएमओ की तरफ से प्रधानमंत्री के अयोध्या के कार्यक्रम को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन ट्रस्ट के सदस्य और अयोध्या के संत प्रधानमंत्री से अयोध्या आने की अपील कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। सोनभद्र के उम्भा गांव में पिछले साल हुए नरसंहार कांड की आज बरसी है, जिसको लेकर कांग्रेस के कई नेता उम्भा गांव आ जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोका, हिरासत में लिया और इस दौरान पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में नोकझोंक हुई। न किसी को कोरोना का खौफ है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। तस्वीरें वाराणसी के नारायणपुर टोल प्लाजा की हैं, जहां कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा और पूर्व विधायक अजय राय के समर्थकों और पुलिस की नोकझोंक देखने को मिली। पुलिस ने इन सबको सोनभद्र के उम्बा गांव जाने से रोक दिया था। इसको लेकर कार्यकर्ता गुस्से में आ गए और टोल प्लाजा पर ही हंगामा करने लगे, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर ही धरना शुरू कर दिया। योगी सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या आदिवासियों के पक्ष में खड़ा होना, क्या आदिवासियों के साथ सहानुभूति रखना अपराध है? अगर ये उनकी दृष्टि में अपराध है तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये अपराध बार बार करेगी। और हम लोग जा रहे थे उम्बा के आदिवासी किसानों को उनकी शहादत को सलाम करने, उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने, तो हमें पुलिस ने योगी सरकार के इशारे पर तानाशाहीपूर्ण तरीके से, अवैध तरीके से रोका है। उधर भदोही के गोपीगंज में भी पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को सोनभद्र जाने से रोक दिया। इस दौरान अजय लल्लू पुलिस की दमनकारी कार्रवाई से उखड़ गए और मौके पर मौजूद पुलिस अफसरों को विपक्ष के नेताओं के साथ सौतेला व्यवहार करने पर नाराजगी जताते रहे। कोई ऐसा मैं कानून का उल्लंघन कर रहा हूँ, आपके किसी चीज को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो हमको बता दें कि भाई हाँ नहीं जाने देंगे, चलिए रोक देंगे। भदोही पुलिस ने अजय लल्लू और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और सीतामढ़ी गेस्ट हाउस ले जाया गया। दरअसल पिछले साल 17 जुलाई को जमीनी विवाद को लेकर सोनभद्र के उम्बा गांव में 10 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जबकि 28 लोग घायल हो गए थे। इस घटना की पहली बरसी की पूर्व संध्या पर कांग्रेसी कार्यकर्ता मारे गए आदिवासियों को श्रद्धांजलि देने उम्बा गांव जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। न्यूज़ 18। इस एक साल के दौरान कितना बदला उम्बा गांव, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। इस घटना के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको बताएं कि सख्ती दिखाई थी और भूमाफियाओं पर एक्शन लिया गया। 281 आदिवासियों में 860 बीघा जमीन बांटी गई। कई भूमाफियाओं पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। योगी ने 340 करोड़ की परियोजनाओं को शुरू किया। एक साल के भीतर आपको बताएं सीएम ने मृतकों के परिजनों को 18 लाख रुपए का मुआवजा दिया। घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। योगी सरकार ने भूमाफियाओं से जमीन खाली करवाई। 281 आदिवासियों में 860 बीघा जमीन बांटी गई। कई भूमाफियाओं पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। शशिकांत की पत्नी मनु का वीडियो वायरल हो रहा है। मनु ने बताया कि एनकाउंटर की रात का सच क्या था। विकास ने रात में घर का दरवाजा खटखटाया। पति शशिकांत को साथ में ले गया विकास दुबे। विकास ने कहा कि तुम्हें गोलियां चलानी है। घबराहट में लोगों को फोन किया, पुलिस को नहीं। अब सीओ को बताऊंगी रात की पूरी हकीकत, यह बात मनु ने यहां पर कही है। एक्सक्लूसिव बातचीत न्यूज़ 18 के साथ मनु ने की है। शशिकांत की पत्नी ने न्यूज़ 18 के साथ की एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें उसने कहा कि विकास ने कहा शशिकांत से कि तुम्हें गोलियां चलानी हैं। घबराहट में लोगों को फोन किया और पुलिस को उसने फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो घबराई हुई थी। अब कह रही है कि सीओ को बताऊंगी उस रात की पूरी हकीकत, कि आखिर 2-3 जुलाई की रात में क्या हुआ था। ये मनु अब सीओ को बताएगी। मोबाइल फटाफट सब डिलीट कर सकती थी, लेकिन हम तो स्विच ऑफ तक न कर पाए। वो तो आप बोल रही, उसमें बोल भी रही है, बोला था उसमें कि उसको स्विच ऑफ करना नहीं आता। अपनी बहन से पूछ रहे थे कैसे स्विच ऑफ होता, लेकिन हम कर ही नहीं पाए। हम इन सब माहौल में नहीं रहे ना, हम कभी झूठ बोलते थे। झूठ का हम बता नहीं सकते, हमारा इतना जी भरा था। अगर हम नहीं बताएंगे ना आज तो कहीं हम ही कहीं ना हम ही। अच्छा, लेकिन एक चीज हमको बताइए कि मतलब आपको अंडा टीवी में मेरी शकल दिखाना
आपको हम घटना बहुत बदनाम हो चुके हैं। आपको घटना की जानकारी तो थी? हमें घटना की कोई जानकारी नहीं थी। नहीं, जब घटना के से आपने फोन करके कहा कि मतलब जब हम बताएंगे, पुलिस आ जाएगी, हम बता देंगे। नहीं आप अब ऐसे ही बात कर रहा हूँ, तो उसका वो नहीं है। तो ये बताइए, जैसे क्या कहते हैं आपने वो किया, मतलब पहले आपने फोन करके कहा कि बात सुनिए, आपने अपने ससुर को फोन किया ना पहले बात सुनिए, हम लोग अच्छे से सो रहे थे अपने कमरे में, मम्मी पापा के आने का वेट कर रहे थे। इधर से विकास आए, ये दरवाजा खुला था। कौन है? विकास दुबे आए और बोले मम्मी से सोनू कहाँ है? भैया कैमरा चल रहा है मैम, बंद है, ये लीजिए, चेक कर लीजिए। सोनू कहाँ है? तो वहाँ लेके गए उनको, मतलब वो मेरे कमरे तक सीधे चले गए, बड़बड़ाए तो हमने कहा कौन है? तो कह रहे हैं हम विकास। तो हमने जब हम मैक्सी पहन के दुपट्टा लिया तो और दरवाज़ा खोला तो इनसे बोले कि चलो, गाली देके बोले गोली चलानी है, ऐसे करके बोले। तो ये तो एकदम सेट हो गए, ये चले गए। हम कुछ हमको नहीं दिमाग में भैया सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, हमने सीधे अपने पापा को फ़ोन किया। हमने कहा हाय पापा, ये लेके गए हैं और छत पे हैं, ये सब लोग लेके गए हुए हैं, हम क्या करें पापा, जल्दी आ जाओ। हमने इसे करके अपने पापा से बोला। पापा कहेंगे वो कुछ लगे, वो बोले वो मुझे लगे हम बस आ रहे हैं बेटा, ऐसे करके वो बोले। पापा आए, विकास दुबे ने जेसीबी लगवाई। हम इतने डरे हुए थे, इतने डरे। पापा कह रहे तुम घबराओ नहीं। ये तब तक चिल्लाने लगी कि बउआ पांडे जी सोनू कहो कि जल्दी लेके निकले बच्चों को और सबको दोनों बैठा ले और गाड़ी में जल्दी लेके निकल जाए, अपने लड़के के लिए चले जाए यहाँ से। हाँ, तो मम्मी ने वही बोलने लगी, मम्मी जल्दी इनसे कहे तो अपने बच्चों को, तब तक ये इनको तो विकास भैया लेके जा ही चुके थे। बोलने लगे पापा कहेंगे आप कैसे जाएंगे, ऐसे मतलब इन दोनों बहस सुने। पापा हमसे कहेंगे तुम चलो अपने कमरे में, सीधे चलो तुम अपने कमरे में। हम जब गए तो दरवाजा खोला, तो दरवाजा ना खोला। तब तक गोलियों की आवाज़ आने लगी। पापा हमें बंद, मतलब हमने अपने कमरे पर कुंडी लगा ली। बस यही भैया सच है, उससे ज़्यादा। हाँ, फिर उसके बाद जब ये सब हो गया, हम किसको फ़ोन करते हैं? हम इतना बड़बड़ाए थे उस रात, इतना बड़बड़ाए, पुलिस को फ़ोन केवल नहीं कर पाए। फिर हमने उन्हीं भाई को फ़ोन किया। तो न्यूज़ 18 पर मनु लगातार खुलासे पर खुलासे कर रही है। एक्सक्लूसिव बातचीत हमने आपको सुनाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।